तो हेलो बच्चों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ 11th क्लास बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो है, ये हमारे 11th क्लास बायोलॉजी का आई थिंक दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमको काफी सारी बेसिक बातें, बेसिक चीजें सीखने को मिले। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन में द बेसिक्स एंड important concepts regarding biological classification। ओके, थोड़ा सा हम बैक फ्लैश में जाते हैं। आप लोगों ने बच्चों शायद पढ़ा होगा, 9th क्लास में आई गेस पढ़ा होगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई होप सब बच्चों ने ये पढ़ा हो। जिसने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। I will tell you a little bit about the two kingdom classification system, क्योंकि इसी को आगे बढ़ा के हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीखें। Two kingdom classification system was propounded by Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus Carolus Linnaeus एक बहुत ही बड़े टेक्सानमिस्ट थे। And what is a taxonomist? Taxonomist हम उस साइंटिस्ट को, उस बायोलॉजिस्ट को बोलते हैं जो टैक्सोनॉमी को स्टडी करता है। What is taxonomy? Taxonomy is that branch of biology which deals with the study of classifications of living organisms and how those classifications are done। मतलब ये हुआ कि ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के पीछे जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राइट, तो कैरोलस लीनियस वाज अ वेरी ग्रेट टैक्सोनमिस्ट। इनफैक्ट इनको बोला जाता है फादर ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आप मान सकते हैं कि ओरिजिनेट हुआ by the basic principles and the hard work of Carolus Linnaeus। इनके बाद बहुत सारे टैक्सोनमिस्ट्स आए। One of the important names in the field of taxonomy is Julian Huxley। Right, he has been regarded as the father of modern taxonomy। But फिलहाल हमको उतना डिटेल में जाना नहीं है, हम बस Carolus Linnaeus के बारे में ही पढ़ेंगे। Carolus Linnaeus has been considered as the father of classical taxonomy, but आपके किताबों में शायद लिखा होता है father of taxonomy। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का एक बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार किया था। दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नेम्ड एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू ओनली two groups, two kingdoms। First was plant kingdom, या आप बोल सकते हो kingdom plantae, and the second was animal kingdom। animal kingdom और kingdom animalia। राइट, बट जैसा जैसा साइंस एडवांस हुआ, बायोलॉजी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स हुए, तो लोगों को पता चला, साइंटिस्ट को पता चला कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस। इट वाज हैविंग लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। Therefore, रिसर्चर्स और टैक्सोनमिस्ट्स ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिशें की। Then, due to those improvements, first three kingdom classification was originated। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। देन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज ओरिजिनेटेड एंड फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज ओरिजिनेटेड। हमको थ्री किंगडम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में नहीं जानना है। वी डोंट हैव दैट मच डिटेल्ड कंटेंट इन आवर टेक्स्ट बुक। हमारे सिलेबस से ये बाहर है। राइट, दैट्स व्हाई मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में पढ़ा होगा। दिस
system of classification was propounded by Robert Whittaker. Robert Whittaker. और विटाकर जी ने बोला कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड करें. He named those kingdoms as follows. Actually, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना, इट वाज द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम बना. माने तीसरा किंगडम एक और रिसर्चर ने ऐड कर दिया. देन चौथा किंगडम एक और रिसर्चर ने ऐड कर दिया. तीसरा किंगडम जिस रिसर्चर ने ऐड किया था उसका नाम था आई गेस हैकल. चौथा किंगडम ऐड किया था उसका नाम था कोपलैंड. देन फिफ्थ किंगडम वाज एडेड बाय रॉबर्ट विटाकर. Thus was originated the 5 kingdom classification. So according to Robert Whittaker, the whole living world is divided into 5 kingdoms. The names of those 5 kingdoms are, the first one is Kingdom Monera. Kingdom Monera. The second was Kingdom Protesta. Kingdom Protesta. बच्चों तीसरे किंगडम का नाम था किंगडम फंगी. कुछ लोग इसको फंगी पढ़ते हैं, कुछ फंजाई पढ़ते हैं. किंगडम फंगी, बट मुझे ज्यादा अच्छा फंजाई लगता है, इसलिए मैं किंगडम फंजाई बोल देता हूं. देन फोर्थ किंगडम वाज किंगडम प्लांटी, जिसको आप आसान लैंग्वेज में प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं. And the last and the most advanced kingdom of living organisms was Kingdom Animalia, or simply Animal Kingdom. These are the 5 kingdoms that we have to study in our 11th class biology. इसमें से जो बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आप किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ोगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ोगे एंड किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ोगे. फिर प्लांट किंगडम वाला चैप्टर अलग आएगा एंड किंगडम एनिमेलिया का भी एक अलग चैप्टर आएगा, एनिमल डाइवर्सिटी. That is being studied, that we will study in our zoological part, zoology part of the 11th class biology. तो चलिए बेटा पहले स्टार्ट कर देते हैं किंगडम मोनेरा. बट किंगडम मोनेरा स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए अबाउट दिस 5 किंगडम क्लास. क्या बातें पता होनी चाहिए, सुन लीजिए. पहली बात, जो पहले 2 किंगडम्स, दैट इज किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्ट, इन 2 किंगडम्स में सिर्फ और सिर्फ विटाकर जी ने रखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. The first and foremost thing that we need to remember is that unicellular organisms are included in Kingdom Monera and Kingdom Protista. Unicellular organisms, those organisms whose whole body is composed of a single cell. एक सेल के अंदर सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता होगा बच्चों. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Bacteria are unicellular organisms. Cyanobacteria are unicellular organisms. Right? इसी तरह Paramecium is a unicellular organism. The unicellular organisms were included in the first 2 kingdoms, that is Kingdom Monera and Kingdom Protista. उसके बाद आता है किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, लेकिन with some exceptions. There are some exceptions, like yeast. Yeast is the only unicellular organism in the kingdom fungi. Yeast के अलावा किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, they are all multicellular organisms. yeast तो दिखेगा आपको प्लांट की तरह, बट अदर देन द प्लांट के जैसे प्लांट्स ग्रीन होते हैं, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. यीस्ट फोटोसिंथेटिक नहीं होता, बट
ऑलमोस्ट इसका बॉडी का स्ट्रक्चर प्लांट के जैसा हो। नॉट ओनली यीस्ट, सॉरी यीस्ट एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी फंजाई हैं दे आर, दिखने में ये मोटा मोटी थोड़ा बहुत प्लांट्स के जैसे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट। व्हाई? प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, फंजाई एंड यीस्ट दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, राइट? तो किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर नॉट हैविंग फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों आपको पता होगा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोले तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स में, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स में बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब they are having the ability to photosynthesize। फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना बनाते हैं खुद। फंजाई मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। फंजाई में होता है कौन सा न्यूट्रिशन? फंजाई आर मोस्टली हैविंग सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। 10th क्लास में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड, रॉटन, डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करता है। विल डिस्कस इट इन डिटेल अपने आने वाली क्लासेस। देन आती है बात किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया में आते हैं एनिमल्स, एंड एनिमल्स आर यूजुअली, ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट अ फ्यू, वो हम आगे देखें, राइट? तो फिलहाल हमने क्या याद रखा? किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, ये दो ऐसे किंगडम्स है जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। किंगडम फंजाई में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, बट with some exceptions like yeast. Yeast is the only fungus which is unicellular. And kingdom plantae में भी multicellular organisms आते हैं, kingdom animalia में भी multicellular organisms आते हैं, लेकिन फर्क है, kingdom plantae के members में होता है autotrophic nutrition, that is photosynthetic nutrition और chemosynthetic nutrition। लेकिन किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में या एनिमल्स में मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। मोस्टली की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस को साइड में रखें। तो चलिए बच्चों, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अपना पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा। तो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बच्चों आपको पता होगा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा कंसिस्ट्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कौन से? क्या किंगडम मोनेरा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं या प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? This is the main point. This is the main question here. Remember this, kingdom monera includes only prokaryotic unicellular organisms. And kingdom protista जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसमें आते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो दोनों किंगडम मोनेरा एज वेल एज किंगडम प्रोटिस्टा दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट डिफरेंस क्या है? मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल एज प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? शायद आपको पता हो, शायद आपने पढ़ा हो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, prokaryotic organisms are those organisms in which a true nucleus is not found. Prokaryotic organisms और prokaryotic cells जो भी बोलो, इनमें एक true nucleus absent होता है। अगर true nucleus absent है बच्चों, तो true nucleus के बदले क्या होगा, राइट? ये क्वेश्चन। लेकिन ये जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रू न्यूक्लियस हम किसको बोलें। लेट मी टेल यू दिस, अगर ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, आपको पता है एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन,
आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या प्लाज्मा लीमा। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके। ओके, हाँ, प्लांट सेल अगर है तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होता है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज नोन एज साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड one of those compartments is a well defined nucleus. One of those compartments is a nucleus. Let me draw this nucleus first. One of the compartments is the nucleus. इस न्यूक्लियस में एक अच्छा खासा मेम्ब्रेन होता है। बायोलॉजी में जब भी मेम्ब्रेन बोलो तो मेम्ब्रेन का मतलब कवर। देखिए, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम बच्चों बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स, लाइक दिस। दिस इज द न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल होता है, दैट लिक्विड मटेरियल इज नोन एज न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप। Then inside this nuclear sap, you will find some thread-like structures, intricate network of thread-like structures. These thread-like structures are known as chromatin. अब सवाल है कि ये क्रोमैटिन क्या है? बच्चों, क्रोमैटिन दो चीजों का बना होता है। क्रोमैटिन होता है बना दो चीज। किस किस चीज का क्रोमैटिन बना होता है बच्चों? क्रोमैटिन होता है मोस्टली कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल 10th क्लास में पढ़े होंगे आप, डीएनए ही। एंड डीएनए के साथ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स बेटा? ये वो प्रोटीन्स जो इस डीएनए को कॉइल करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये डीएनए एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट हो जाए। रिमेंबर दिस। अगर हम डीएनए को खोल, डीएनए बहुत ही हाई लेवल ऑफ फोल्डिंग में पैक होता है। अगर हम डीएनए की पैकिंग को खोलें, इसकी फोल्डिंग स्ट्रक्चर को खोलें, तो ये डीएनए बहुत लंबा हो जाएगा। इतना लंबा कि 1-2 किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड करते ही जाओ। इतना लंबा डीएनए एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे अकोमोडेट होगा? इसका मतलब इस डीएनए को फोल्ड करने की जरूरत है, और डीएनए को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। बेटा, इन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स along with the DNA result in the formation of a complex structure. That structure is known as chromatin. और यही क्रोमैटिन बाद में और थोड़ा फोल्ड होके कॉइल होके क्रोमोसोम्स बनाता है। ये सब जो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, दिस इज द quality of a true well-defined nucleus. And this true nucleus is found in case of eukaryotic cells. अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन से सेल्स की? प्रोकैरियोटिक सेल्स की। मैंने पहला ही पॉइंट लिखा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस के बदले? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। सेम, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद द लिक्विड मटेरियल विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। अब देखो डिफरेंस। मैंने यहां पर ये प्रोकैरियोटिक सेल को मान के चला हूं। डायरेक्टली हम ले लेंगे, दिस इज क्रोमैटिन, नेकेड क्रोमैटिन। नेकेड मैंने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि इस क्रोमैटिन के बाहर कोई भी न्यूक्लियर सैप नहीं। देयर इज नो न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप नहीं।
और इस क्रोमैटिन के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियर पोर भी कैसे होगा। इसी नेकेड क्रोमैटिन को हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड। And this nucleoid or naked chromatin is also known as, it is also known as pronucleus. Pronucleus. ऐसा प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर आप इन दोनों ड्राइंग्स को, दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करते, ये रहा हमारा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में देखें तो हमारा क्रोमैटिन कहां पर होता है? क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर सैप एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमैटिन नेकेड है, दैट इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन वही है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। हाँ, फर्क एक और है, यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पैकिंग ऑफ द डीएनए। हियर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमैटिन में, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन्स के बदले कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जो इस डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अगर डीएनए को खोला जाए तो लंबा 1.5-2 किलोमीटर लंबा रस्सी बन जाएगा। सेल बहुत छोटा होता है बच्चों, सेल के अंदर पहले तो डीएनए को पैक करना, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर पैक करना। इसका मतलब सेल डीएनए को फोल्ड होना ही पड़े, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए ज्यादा लंबा होता है, इसलिए उसको ज्यादा पैकिंग की जरूरत पड़ती है। वो ज्यादा पैकिंग में हाथ है किसका? हिस्टोन प्रोटीन्स का। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए ज्यादा लंबा नहीं होता, उसको ज्यादा पैकिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोइड या क्रोमैटिन में नहीं होते, बट पैकिंग के लिए दूसरे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया। याद रखने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब a nucleus consisting of the nuclear membrane having nuclear pores, and inside the nuclear membrane there must be nuclear sap. In that nuclear sap there is present chromatin which is composed of DNA and histone proteins. ये true nucleus. Instead of the true nucleus, the prokaryotic cells have a incipient nucleus or a naked chromatin जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं. And this nucleoid is not consisting of any nuclear membrane. It is not consisting of any nuclear pore. फिर क्या? सीधा का सीधा naked chromatin present directly in the cytoplasm of the cell. And remember, this chromatin is also composed of DNA plus proteins. लेकिन वो proteins histones नहीं होंगे. मैं लिख सकता हूं ना non histone proteins, non histone proteins. ओके, तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट आपके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने क्लियर कर लिया होगा. हम अगले पेज की तरफ जाते हैं बच्चों. ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या मैं अब डायरेक्टली बोल सकता हूं मोनेरन्स. मोनेरन्स के बारे में दूसरी बात, वी आर स्टडीइंग अबाउट मोनेरन्स. मोनेरन्स बोले तो मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. These are prokaryotic unicellular organisms. इनके बारे में दूसरी बात ये कि इनमें
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता. All the membrane bound cell organelles are absent. All the membrane bound cell organelles are absent. All the membrane bound cell organelles are absent in monoderms in prokaryotic organisms, in unicellular prokaryotic organisms. हाँ, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ही हों, डेफिनेटली. कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच्चों मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता. सो सारे मोनोडर्म्स यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक. इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स? बच्चों, अगर आपने नोटिस किया होगा, प्रीवियस पेज में दिखाता हूं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. लेकिन कौन सा न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक्सटर्नली सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, अ कवर. ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते. सर, न्यूक्लियस के अलावा कौन से और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट हैं? बहुत सारे. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. आप 9th क्लास में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया. प्लूरल वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria absent. Mitochondria are the powerhouses, energy houses of the cell. ये मोनोडर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एब्सेंट होते हैं. अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा, सर अगर माइटोकॉन्ड्रिया मोनोडर्म्स में एब्सेंट होते हैं तो उनमें एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? बेटा, होती है एनर्जी प्रोड्यूस, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ और इंतजाम, कुछ और सिस्टम उनमें होता है. वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. राइट? तो mitochondria are the membrane bound cell organelles. They are present in eukaryotic cells but absent in prokaryotic organisms. Similarly, beta chloroplasts eukaryotic cells के अंदर, eukaryotic organisms के अंदर होते हैं. Plants are eukaryotic organisms, लेकिन monoderms के अंदर chloroplasts भी absent होते हैं. ओके. इसी तरह endoplasmic reticulum, ये भी absent monoderms में. Golgi apparatus, ये भी एब्सेंट मोनोडर्म्स में. लाइसोसोम, ये भी एब्सेंट होते हैं. मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल which is externally surrounded by a covering, that cell organelle will definitely be absent from the cells of monoderms, from the cells of prokaryotes. Right? अच्छा जी. One more important thing that we need to remember is ribosomes. आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली. राइबोसोम्स, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स. राइबोसोम्स. सर, क्या राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, मोनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं. जो राइबोसोम्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट in monoderms, in the members of kingdom monoderm. अब तुम बोलोगे, सर अभी तो आपने कहा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मोनोडर्म्स में नहीं होता, फिर आप राइबोसोम्स लिख रहे हो, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. बिल्कुल. मैंने राइबोसोम्स क्यों लिखा? राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, मतलब मोनोडर्म्स में होते हैं. क्यों? ऐसा क्यों बेटा? राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. दे आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन, आई गेस आप समझ ही रहे होंगे. मेम्ब्रेन इज कवर. जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में, ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स एंड द सेल ऑर्गेनल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में. राइट? तो राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए मोनोडर्म्स में, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनोडर्म, which are prokaryotic in nature, ribosomes present होते हैं. और ये ribosomes यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं. But there's a difference.
Ribosomes of monoderms are 70s ribosomes. 70s ribosomes. और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेटा 80s राइबोसोम्स होते हैं। ये एस क्या चीज है बेटा जी? दिस एस इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और आपको मैं बता दूं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है in a unit. That unit is known as Swedberg unit. Swedberg unit. अब ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, और अगली क्लास में इस किंगडम मोनेरा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।